माशा आपका जो रिज्यूमे है वो ऐसा दिखता है कि आपको ओए का लिंक आने की चांस बहुत बढ़ जाते हैं। कम्युनिकेशन चैनल है, वहाँ पे जो बिगिनर्स हैं उनके साथ बातचीत होती है, नहीं होती है या चल क्या रहा है। वहाँ मेंटे स्टाइपेंड होता है $3000 का। होता है कि सिर्फ आईआईटीएन कर सकते हैं। उसमें एक ब्रोकन लिंक थी जो पैकेज की, जो अब डिप्रिकेट हो गई थी, तो वो वहीं से आगे मैं बढ़ ही नहीं पाया क्योंकि So, hello everyone, welcome to the new episode of Tech Insights. So, guys, in this entire podcast session, we are mainly going to discuss about the GSOC, that is Google Summer of Code. उससे रिलेटेड हम 1:1 सारी बातें करने वाले हैं। ओपन सोर्स क्यों आपको बेनिफिट करना चाहिए, GSOC में क्या स्टाइपेंड होता है, क्या बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, कैसे ऑर्गेनाइजेशन को चूज करना चाहिए, एक एक करके हम सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। सो टुडे वी हैव रोहन विद अस ऑन आवर शो। हाय रोहन, हाउ आर यू? हाय गौरव, आई एम फाइन। So Rohan, let's start with an introduction. Yeah, definitely. So basically, my name is Rohan Kumar Singh. I am a final year BTech student at Harcourt Butler Technical University. My BTech is in electronics engineering, and currently I have cracked multiple hackathons and open source contributions in Google Summer of Code. I have also been a finalist in Smart India Hackathon as well. Currently, I am a data science intern at Misho. All right. So before we start with GSOC, can you please tell us exactly what is open source contributions? तो बेसिकली अगर सिंपल शब्दों में बताया जाए तो ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस वो होते हैं, उन प्रोजेक्ट्स में होते हैं जो पब्लिकली अवेलेबल हो और एक वर्जन कंट्रोल का यूज़ करके अपने सॉफ्टवेयर को मेंटेन कर रहे हो, जिससे कोई भी इंसान पब्लिकली आके कोड को रिव्यू कर सकता है। अगर उसे कंट्रीब्यूट करना है तो उसमें कंट्रीब्यूट भी कर सकता है अपना हिस्से से। ऑल राइट, मतलब इन बेसिक टर्म सिंपल में कहे तो किसी और के प्रोजेक्ट में जब हम कंट्रीब्यूट करते हैं दैट इज ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस। हाँ। ऑल राइट। सो अब हम चलते हैं एग्जैक्टली व्हाट इज जीसॉक। अगर आपको ब्रीफ में एक या दो लाइन में बताना हो कि व्हाट इज जीसॉक। तो जीसॉक हम ऐसे बता सकते हैं कि मान लीजिए बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं लेकिन उनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है ओपन सोर्स में आने के लिए और ना मोटिवेशन है। तो गूगल क्या करती है, एक स्टाइपेंड के साथ आपको काफ़ी प्रोजेक्ट्स और ऑर्गेनाइजेशन से मिलाती है जो काफ़ी वैल्यूएबल भी होंगे आपके एक्सपीरियंस में, और उसके साथ साथ आपको एक अच्छे खासे पीरियड में सीखने को भी मिलता है। तो हम ये ऐसे समझ सकते हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशंस को और स्टूडेंट्स को साथ में लेके आती है एक प्लेटफॉर्म पे अच्छे खासे टाइम के लिए, जहाँ पे आपको स्टाइपेंड भी मिल रहा होता है और लर्निंग भी मिलती है। ऑल राइट, मतलब एक एज अ ब्रिज काम करती है स्टूडेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में, उनको कनेक्ट करने के लिए एज अ ब्रिज काम करती है गूगल। ऑल राइट। So, is there any restriction also? Be it branch, CG or degree? Does anything matter? नहीं, नहीं, जहाँ तक मुझे याद है गूगल तो इसको और फैलाती ही जा रही है। उन्होंने पिछले साल ही शायद अब कॉलेज ग्रेड ही नहीं, अब वर्किंग प्रोफेशनल भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और स्टूडेंट्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो स्कूल में हैं। तो वो तो चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इसमें आते रहे, तो वो तो एकदम ओपन है इन सब चीज़ के लिए। ओके, मतलब इसमें एज सच कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इनफैक्ट वो अपने मतलब ब्रॉड कर रही है, और जो स्पेक्ट्र है उसका और ब्रॉड कर रही है। ओके। ऑलराइट। सो जीसो की टाइमलाइन क्या रहती है? तो जीसॉक की टाइमलाइन देखा जाए तो लगभग सेम ही रही है, 1 हफ्ते का आगे पीछे ही होता है हर साल। जे जनरली जनवरी में अनाउंस होता है कि जीसॉक इस साल होगा, और वो ऑर्गेनाइजेशंस को बोलती हैं कि वो अपना प्रपोजल गूगल को भेजना चालू करें कि उनको पार्टिसिपेट करना है, किन-किन प्रोजेक्ट्स के साथ पार्टिसिपेट करना है। फिर गूगल भी अपने लिए अच्छा खासा टाइम लेती है, जो सारे ऑर्गेनाइजेशन के प्रोजेक्ट्स को रिव्यू करती है कि वो वर्थ इट हैं जीसॉक में लिस्ट होने के लिए। फिर फरवरी के एंड तक वो सारे प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ लिस्ट हो जाते हैं। जनरली वो लास्ट वीक ऑफ फेब ही होता है, और उस टाइम से फिर वो जो पब्लिक हो गई है लिस्ट प्रोजेक्ट्स और ऑर्गेनाइजेशन की जीसॉक के वेबसाइट पे, वो फिर कंट्रीब्यूटर्स भी देख सकते हैं ताकि फिर वो अपनी कंट्रीब्यूशंस और प्रपोजल
प्रोजेक्ट चुनना सब चालू कर दें और कंट्रीब्यूशन चालू करें। फिर ऑलमोस्ट 1 महीने का टाइम होता है प्रपोजल सबमिट करने का, और प्रपोजल सबमिट जीसॉक के वेबसाइट पे ही होता है। जब वो सबमिट हो जाता है तो उसके बाद फिर से गूगल अच्छा खासा टाइम लेती है सारे प्रपोजल को रिव्यू करने के लिए, और वही प्रपोजल ऑर्गेनाइजेशंस भी रिव्यू करती हैं, जिसमें ज़्यादा पार्ट ऑर्गेनाइजेशंस ही लेती हैं रिव्यू करने का, उसमें गूगल का ज़्यादा हाथ नहीं होता है। ठीक है। ऑलराइट। उसके बाद एंड में अप्रैल में आ जाता है रिजल्ट, ताकि मई से फिर चालू हो जाए। अप्रैल मई में रिजल्ट आ जाता है। ऑलराइट, तो मतलब एक बेसिक टाइमलाइन देखे तो वो ऐसे ही रहेगी, एंड हाँ। गूगल इसका कुछ ज़्यादा आगे पीछे भी नहीं करती है, अप्रॉक्सीमेटली इट विल रिमेन द सेम। हाँ, और जनरली यही होता है कि अब तो 3 प्रकार के प्रोजेक्ट्स हो गए हैं कि एक हो गया है 1.5 महीने का, एक हो गए हैं 3 महीने के, और एक हो गए हैं 6 महीने के। तो ऑलमोस्ट सारे ही प्रोजेक्ट मई मिड या मई एंड से चालू हो जाते हैं, और जिसका जितना टाइम अलॉटेड होता है प्रोजेक्ट में, वो तब तक उसे कंप्लीट करके सबमिट करना होता है। ऑलराइट, तो मतलब एक बेसिक स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे तो वो ऐसे ही रहेगा। इसका मतलब अभी कुछ टाइम में जीसॉक अनाउंस करने वाला है, ऑर्गेनाइजेशंस वाली चीज़ ओपन होने वाली है, हाँ, बिकॉज वो अभी कुछ। होने ही वाला है। हाँ। एग्जैक्टली। ओके। सो इसमें जैसे आपने कहा कि जब ऑर्गेनाइजेशंस मतलब गूगल पब्लिक कर देता है वो लिस्ट को कि भाई दीज ऑर्गेनाइजेशंस आर पार्टिसिपेटिंग इन जीसॉक, हाँ। तो उसके बाद जो होते हैं हम अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस बनाने स्टार्ट कर देते हैं। देन हम्म, हमको प्रपोजल सेंड करना होता है, एंड उसके बाद थोड़ा टाइम होता है जब वो सिलेक्ट कर रहे होते हैं कि मतलब किन स्टूडेंट्स को ना सिलेक्ट करना है। सो जब हम प्रपोजल वगैरह सेंड कर देते हैं, जब वो सिलेक्ट कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पर भी हमें अपने कॉन्ट्रीब्यूशन चालू रखने होते हैं। देखिए, एक अच्छा मेजर तो यही होगा कि प्रपोजल सबमिट करने के बाद भी आप अपना रिलेशन मेंटर और ऑर्गेनाइजेशन के साथ, उस गिवन प्रोजेक्ट के साथ बना के रखें, ताकि जब वो इवैल्यूएशन हो रहा है तब भी उनको लगे कि जेन्युइन इंटरेस्ट है आपका ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन में, तो उससे इफेक्ट कहीं ना कहीं पड़ता है। ऑलराइट, एंड इसमें जैसे ये स्टूडेंट सिलेक्ट करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली आपको मतलब कोई आइडिया कि मतलब कितने स्टूडेंट्स वगैरह को सिलेक्ट करते हैं? देखिए, ये चीज़ बहुत हद तक गूगल पे डिपेंड करती है, क्योंकि कितने जब शुरुआत में प्रपोजल आते हैं पहले ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कि हमारे ये प्रोजेक्ट हैं, लेकिन गूगल पे भी एक लिमिटेड ही बजट होता है जो इसके लिए डिफाइन करते हैं वो लोग। तो वो फिर हर ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं कि इनके ये प्रोजेक्ट हैं, अब इनमें से हम किन किन प्रोजेक्ट अच्छे हैं जिनको फंड करना चाहिए हमको, क्योंकि जो भी फंडिंग होती है वो गूगल देती है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं देती है। जनरली जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो नॉन प्रॉफिट वाली ही होती हैं, है ना। तो वो अपना उतना उन पे मॉनेटरी फंड नहीं होता कि वो हमको दे पाएँ, तो इसमें गूगल का ही सारा फंड होता है। तो गूगल को बहुत सोच समझ के ही वैसे ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट सेलेक्ट करते हैं। तो कितने बार क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन 3-4 साल से आ रही होती हैं, वो हो सकता है वो नहीं आए अगले साल। तो उसमें उनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि स्लॉट ही टाइट होते हैं कि वो स्टूडेंट नहीं, ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी मुश्किल होता है सेलेक्ट होना। तो होता क्या है, जब ये ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट हो जाती हैं, उनके सर्टेन नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स अप्रूव हो जाते हैं गूगल से, फिर जब स्टूडेंट प्रपोजल देते हैं तो वो प्रपोजल ऑर्गेनाइजेशन के पास जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन फिर उन प्रपोजल को रैंक करती हैं, और उसके हिसाब से गूगल भी फिर एक बार उस रैंक को देखता है। अगर उनको वो ठीक लगता है तो वो उस पूरी लिस्ट को अप्रूव कर सकते हैं, या फिर उसमें से गिने चुने टॉप इतने ही लोग को अप्रूव कर सकते हैं। हम्म, ऑलराइट, तो मतलब बेसिक ये रहता है कि खुद भी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट लेना भी डिफिकल्ट रहता है क्योंकि स्लॉट हाँ। काफ़ी ज़्यादा टाइट रहते हैं। एग्जैक्टली। हाँ। ओके। सो अगर हम एज अ बिगिनर वी हैव टू पार्टिसिपेट इन जीसॉक एंड वी आर लुकिंग फॉर दैट काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सो व्हाट शुड बी आवर माइंडसेट कि मतलब किस माइंडसेट से हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सिलेक्ट करेंगे? तो पहली चीज़ तो ये होनी चाहिए कि कोई भी अगर कहीं पार्टिसिपेट करने जा रहा है, अपना टाइम स्किल कमिट करने जा रहा है, तो उसे पता होना चाहिए कि उस पे कितना स्किल और कितना टाइम रहेगा। ठीक है। अगर आपके पास स्किल काफ़ी है, आप एक वर्किंग प्रोफेशनल, लेकिन आप पे टाइम कम है, तो आपको उस हिसाब से वैसा प्रोजेक्ट ढूंढना चाहिए, उस हिसाब का ऑर्गेनाइजेशन ढूंढना चाहिए जो आपके कमिटमेंट के साथ एडजस्ट कर पाए। अब जैसे कि आप मान लीजिए आप कोई कॉलेज ग्रेड हैं, ठीक है, तो आप स्किल भी है,
या फिर आप बिल्ड कर रहे हैं स्किल, ठीक ठाक स्किल है और टाइम होता है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपना एक स्मॉल प्रोजेक्ट जो कि 1.5 महीने का हो सकता है, या फिर मीडियम प्रोजेक्ट जो 3 महीने का होता है, उस पे आप एक्टिवली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई 6 महीने का प्रोजेक्ट है, तो वो मतलब ऑब्वियस सी बात है कि उसमें ज़्यादा स्किल भी लग रहा होगा, ज़्यादा टाइम भी लग रहा होगा, जो एक नॉर्मल एक स्टूडेंट के लिए देना मुश्किल हो जाता है। तो कोशिश ऑलराइट। मैं यही करूँगा बोलने की कि आप, अगर आप बिगिनर हैं तो आप चालू करिए छोटे प्रोजेक्ट से, क्योंकि उन पे स्किल रिक्वायरमेंट भी कम होती है, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और जहाँ तक बात रही कि ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्शन बनाने की, तो ऑर्गेनाइजेशन के काफ़ी कोड बेस होते हैं जिनमें इश्यूज होते हैं। उन इश्यूज में पहले से ही लेबल रहता है कि गुड फर्स्ट इशू, बिगिनर फ्रेंडली, तो उसमें आप टारगेट कर सकते हैं, तो वहाँ से आपको हेल्प भी मिलेगी। लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे भी होते हैं जहाँ पे मेंटर का कुछ होता ही नहीं है कनेक्शन, कि कोई नया आया है तो उससे बात करें, उसको सिखाएं। कुछ होते हैं कि बस अपने ही काम में लगे हुए हैं और मेंटी से कोई रिलेशन ही नहीं होता उनका। तो थोड़ा आपको ये भी देख के चलना होगा कि जो उनका कम्युनिकेशन चैनल है, वहाँ पे जो बिगिनर्स हैं उनके साथ बातचीत होती है, नहीं होती है, या चल क्या रहा है, वहाँ मेंटर रिप्लाई करता भी है कि कैसा मेंटर है। ऑलराइट। एंड इसमें आपने अभी एक चीज़ बोली जैसे कि 1.5 महीने प्रोजेक्ट होता है एंड 3 मंथ्स प्रोजेक्ट एंड देन 6 मंथ्स प्रोजेक्ट। सो मतलब जब हम अपनी वी आर सिलेक्टिंग आर ऑर्गेनाइजेशंस तब हमें उससे पहले सिलेक्ट करते वक्त ही वहाँ पता लग जाता है कि वो प्रोजेक्ट कितने टाइम का है। हाँ, जनरली क्या होता है, जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो प्रोजेक्ट का जो नाम होता है उसी के साथ साथ डिस्क्रिप्शन में ये भी मेंशन कर देती हैं कि वो प्रोजेक्ट उन्होंने कितने देर के लिए शॉर्टलिस्ट किया है, क्योंकि प्रोजेक्ट के ड्यूरेशन के हिसाब से ही वो फंड एलोकेट होते हैं। अगर कोई 1.5 महीने का प्रोजेक्ट है तो उसको एक्स अमाउंट मिलेगा, अगर 3 महीने का है तो उसे वाई, और अगर कोई 6 महीने का है तो उसे जेड। अब ये सिंपल सा आपको समझ आ ही रहा होगा कि अगर कोई छोटा प्रोजेक्ट है तो उसमें स्टाइपेंड भी थोड़ा कम ही होगा, क्योंकि हम्म। आपने कम टाइम कमिट किया है। एंड अगर मीडियम प्रोजेक्ट है तो उसमें उसमें ठीक, थोड़ा ज़्यादा होगा। अच्छा, हाँ थोड़ा, हम्म, और अगर 6 महीने का है हम्म, तो उसमें और ज़्यादा होगा। और ज़्यादा होगा। हाँ। एग्जैक्टली। तो बेसिकली ये डिविजन्स रहते हैं। ऑलराइट। हाँ, तो एज अ बिगिनर इफ आई हैव टू पार्टिसिपेट इन जीसॉप, सो विच इज देयर एनी मतलब रिस्ट्रिक्शन या फिर ऐसा कुछ है कि मतलब ये वाली कोडिंग स्किल्स हमारे पास होनी चाहिए, ये स्किल होनी चाहिए, या हम किस बेसिस पर हम सीख सकते हैं अगर अभी हमें कुछ सीखनी हो स्किल वगैरह? तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप गूगल समर ऑफ कोड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो उसमें आपको अच्छा खासा टाइम कमिट करना होगा। ठीक है, तो उसमें आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि मुझे ये स्किल नहीं आती है, लेकिन मैं ये सीख लूँगा, इसमें फिर कमिट भी कर दूँगा इतना टाइम, तो वो एंड में जाके अच्छा रिज़ल्ट नहीं दे पाता है। क्योंकि अगर कोई चीज़ आपको पसंद ही नहीं है और ज़बरदस्ती आप कर रहे हैं, बस कर रहे हैं, तो वो करने से अच्छा है कि आपको जो करना अच्छा लगता है, या आपको जो पहले से आता है, जिसमें आपने काफ़ी टाइम लगा दिया है, तो आप उसी बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन और प्रोजेक्ट को शॉर्टलिस्ट करिए, ताकि अगर आप उसमें फँसते भी हैं तो आपका मन ये नहीं करेगा कि अरे यार मैं फँस गया हूँ, अब कैसे होगा, कल करूँगा, हम्म। परसों करूँगा। लेकिन अगर आपको वो अच्छा लगता है करने में, तो आप उस पे लगे रहेंगे, और उसमें दिक्कतें भी आएँगी तो वो आपको एक लर्निंग ही सॉल्व कर। देगा। तो जैसे कि अगर आप किसी को टाइपस्क्रिप्ट आता है, तो टाइपस्क्रिप्ट की काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जावास्क्रिप्ट आता है तो उसमें काफ़ी है। किसी को साइबर सिक्योरिटी के टेक स्टैक आते हैं, तो साइबर सिक्योरिटी के भी काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो जीसॉक में पार्ट लेते हैं, तो आप उनको टारगेट करिए। तो मैं यही कहूँगा, आपको जो अच्छा लगता है, जो आता है पहले से, आप उस पे ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि उसमें आपके चांसेस ज़्यादा हैं। अनलेस कि आपको अगर नहीं आता है कोई स्किल, तो आपको जो भी बिगिनर फ्रेंडली आपको लग रहा है, या आपके फ्रेंड सर्कल में किसी को आता है जो आपकी मदद कर पाए टाइम टू टाइम, तो मैं कहूँगा आप वो चूज़ करिए। ऑलराइट। तो मतलब हमें ऐसे चूज़ नहीं करना है कि मतलब अगर हमारे पास स्किल नहीं है वो वाली, हम चूज़ कर लेंगे कि हम साथ-साथ सीखते भी रहेंगे, तो फिर वो वाली चीज़ हमको नहीं करनी है। लेकिन अगर हमें वो कोई वाली स्किल चीज़, हाँ। हाँ, वो वाली नहीं करनी है। और लेकिन अगर हमें पहले से कोई चीज़ आती है, हमें पता है कि हमने पहले वहाँ पे अच्छा टाइम दे रखा है, तो अगर हम थोड़ा बहुत अभी नज़र करेंगे तो दोबारा वो रिफ्रेश हो जाएगी चीज़। तो उसमें ऐसा सच दिक्कत नहीं है, आप उन प्रोजेक्ट्स में डेफ़िनिटली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हाँ, हाँ।
सो ये तो एक एक जैसे मिस्टेक हो गई जो बिगिनर फ्रेंडली लोग ज़्यादातर करते हैं, जो अभी बिगिनर है ओपन सोर्स में। तो ऐसी कोई और मिस्टेक्स भी होंगी डेफिनेटली, जो जैसे एज अ बिगिनर स्टूडेंट्स करते होंगे, तो वो क्या हो सकती हैं? जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि वो सोचते हैं कि नहीं भाई मैं तो छोटे प्रोजेक्ट या इनसे चालू नहीं करूँगा, मैं तो सीधे ही 6 महीने का उठा लूँगा। तो वहाँ पे आपको समझना चाहिए कि आपने अभी कोई रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट इतना मैसिव लेवल पे नहीं बनाया, क्योंकि आप जो प्रोजेक्ट वहाँ बनाएँगे, वो पूरी दुनिया में इस्तेमाल होता होगा। हाँ, तो आपको ये समझने की चीज़ है कि आप पहले सिंपली चालू करें। अगर आपको लग रहा है कंट्रीब्यूशन करते-करते जो टाइम मिलेगा अभी फ़रवरी मार्च में, आपको लग रहा है कि आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, तो आप ज़रूर शिफ्ट हो जाइए, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप पहले छोटे से ही चालू करिए। ऑलराइट। तो मतलब स्टार्ट हमें एकदम बेसिक से, मतलब अगर हम 1.5 मंथ, 1.5 महीने वाला ले लेंगे प्रोजेक्ट, तो हम उससे उससे स्टार्ट करना चाहिए। अगर हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस है, तो हम वो 3 महीने वाला प्रोजेक्ट ले सकते हैं। लेकिन आई थिंक अगर आप हुँ। बिगिनर हैं, तो 6 मंथ वाला तो अवॉइड ही कीजिए। हाँ। बिगिनर्स के लिए तो आई थिंक कि वो आपको अवॉइड रखना चाहिए। एंड इसमें एक चीज़ मुझे पूछनी थी कि इफ वी गॉट सिलेक्टेड फॉर जीसॉक, हम सिलेक्ट हो जाते हैं एंड हम सक्सेसफुली उसमें कंट्रीब्यूट कर लेते हैं एंड अपना टाइम को कंप्लीट कर लेते हैं। सो हम अपने रिज्यूमे में उसको एज एन एक्सपीरियंस सेक्शन में डाल सकते हैं हम, कि एज एन जीसॉक हाँ, कंट्रीब्यूटर हमने काम मैं कहूँगा कि हाँ, आपको डालना चाहिए, क्योंकि वो कोई 2 दिन का बूट कैंप जैसा तो नहीं है। उसमें आपने जो प्रोजेक्ट बनाया है, उसमें काफ़ी मेंटर्स का भी सपोर्ट रहा है। उसमें गूगल की भी मदद रही है। आपको स्टाइपेंड नहीं मिला है उस काम का, और जो आपने काम किया है, वो वर्ल्ड रिकॉग्नाइज्ड प्रोग्राम में किया है, क्योंकि गूगल समर ऑफ कोड ऑल ओवर द वर्ल्ड सब जानते हैं, और वो आप कहीं भी लगाएँगे रिज़्यूमे में, तो वो आपको एक शाइन देगा ही। एग्जैक्टली। क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स को ये इशू रहता है कि भाई इंटर्नशिप वगैरह के लिए वो ट्राई करते हैं, नहीं हो रहा होता है इंटर्नशिप के लिए, देन उनको डेफिनेटली आई सजेस्ट कि भाई जी सॉक जैसे मतलब ओपन सोर्स में डेफिनेटली कंट्रीब्यूट करना चाहिए। इफ़ यू गेट सिलेक्टेड, तो आपको 2-3 बेनिफिट्स मतलब आपके साथ में ही हो जाते हैं इसमें। आप रिज्यूमे में मेंशन कर सकते हो, स्टाइपेंड आपको मिल ही रहा है एंड आपको ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूशन कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें भी आपको पता लग रही है। तो इसमें काफ़ी, जी। और बाकी इसके अलावा और क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू इन जीसॉक? बेनिफिट्स ये होते हैं, जैसे कि अभी मैंने खुद देखा है कि अ, काफ़ी लोगों के रिज़्यूमे होते हैं, ठीक है? काफ़ी लोगों के रिज़्यूमे सेम ही हो जाते हैं कि 3rd ईयर में उन्होंने प्रोजेक्ट बनाए, प्रोजेक्ट भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम है। उन्होंने 3rd ईयर में कहीं इंटर्न कर ली है, कहीं भी कर सकते हैं, उनकी मर्ज़ी है, या फिर कहीं सेलेक्ट जहाँ भी हो रहे हैं। तो बहुत लोगों के रिज़्यूमे सेम-सेम हो जाते हैं, अनलेस कि उनकी जो इंटर्न है वो काफ़ी अच्छे कंपनी में है। तो उसके जगह अगर आप पे गूगल समर ऑफ कोड का अगर एक्सपीरियंस है टॉप पे, तो वो कहीं न कहीं आपको बाकी रिज़्यूमे के बंडल से अलग दिखाता है, और आपका जो रिज़्यूमे है वो ऐसा दिखता है कि आपको ओए का लिंक आने की चांस बहुत बढ़ जाते हैं। ऑलराइट, मतलब ये भी काफ़ी बेनिफिट है। मतलब इन केस देखा जाए तो जीसॉक के हमें काफ़ी बेनिफिट्स हो सकते हैं। एंड अगर हम एक ये भी केस को माने कि इफ़ यू आर नॉट सिलेक्टेड, अगर आप सिलेक्ट नहीं हुए, लेकिन यू आर कंटिन्यूअसली कंट्रीब्यूटिंग, आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो, तो एटलीस्ट आपको नॉलेज तो आ जाएगी कि हाउ टू कंट्रीब्यूट इन ओपन सोर्स, आपकी स्किल्स इंप्रूव हो रही है वहाँ पर। क्योंकि वो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के प्रोजेक्ट होते हैं, तो उनका कोड बेस समझना, उसके बाद उसमें चीज़ों को सजेस्ट करना, तो वो काफ़ी अच्छा रहेगा। सो आई थिंक इट्स अ विन-विन सिचुएशन। तो आपको डेफिनिटली ये पार्टिसिपेट करना चाहिए। जैसे कि आपने उस किसी भी चीज़ की आप तैयारी करेंगे, तो वो आपको नॉलेज कहीं न कहीं काम आएगी ही आएगी। जैसे कि आपने कोई ऑर्गनाइज़ेशन शॉर्टलिस्ट करी, उसको आपने फिर उसमें कंट्रीब्यूट करना चालू किया। तो उसमें आपने पहले समझा, उसके बाद आपने सोचा कि ये ऐसे कर रहे हैं, इसको और अच्छे से ऐसे कर सकते हैं, तो उसके लिए आपने एक पुल रिक्वेस्ट रेज़ की। फिर आपने उसमें और आगे अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाई। मान लीजिए आप सेलेक्ट नहीं हो पाए, क्योंकि उसमें भी काफ़ी देख सकते हैं कि चीज़ें इन्वॉल्व हैं, एक से ज़्यादा फैक्टर इन्वॉल्व हैं, तो कभी-कभी आपके हित में चीज़ें नहीं होती हैं। तो अगर नहीं भी हुआ, तो फिर आप उस लर्निंग को इस्तेमाल करके आप उसमें कंटिन्यू कर सकते हैं उस ऑर्गनाइज़ेशन के साथ, जो आगे जाके आप किसी भी इंटरव्यू में बताएँगे, तो वो अच्छा इम्पैक्ट ही देगा। एग्ज़ैक्टली। एंड अब इसमें थोड़ा-सा थोड़ा स्टाइपेंड वगैरह के बारे में बताएँगे? क्या स्टाइपेंड कैसे रहता है? कैसे डिवाइडेड होता है?
तो देखिए जैसे अगर कोई 6 महीने का प्रोजेक्ट है और वो इंडिया में अगर कोई डेवलपर है जिसको मिला है, तो उसके लिए स्टाइपेंड होता है $3000 का। अगर ये आप चले जाएँ किसी अ, अच्छे देश में जहाँ पे इकोनॉमी में जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, वो ज़्यादा है, तो वहाँ पे आपकी स्टाइपेंड भी बढ़ती है। लेकिन क्योंकि बाकी देशों से इंडिया का कॉस्ट ऑफ लिविंग काफ़ी कम है, तो वहाँ पे वो परचेज़ पावर पैरिटी का इस्तेमाल करके उस हिसाब से स्टाइपेंड देते हैं। तो इंडिया में 6 महीने के प्रोजेक्ट के लिए $3000 है और 3 महीने के प्रोजेक्ट के लिए $1500 है और वैसे ही 1.5 महीने के प्रोजेक्ट के लिए $750 हो सकता है वो आने वाले समय में शायद इसको रिवाइज करें, लेकिन पिछले साल तो ऐसा ही था। ऑलराइट। तो मतलब जैसे ये जैसे आपको स्टाइपेंड मिलता है जब, तो इसका भी ऐसा कुछ रहता है कि आपको कंप्लीट प्रोजेक्ट होने के बाद मिलता है या कुछ डिवाइड में देते हैं? इसमें भी ऐसा कुछ प्रोसीजर होते हैं? हाँ, जैसे कि मैं अपना अगर केस बताऊं, क्योंकि मुझे अपने केस के बारे में ही पता है, तो आप जब अपना आधा प्रोजेक्ट कर लेंगे 1.5 महीने पे, तो आपको आधा स्टाइपेंड मिलता है, जो कि ऑलमोस्ट 45% ऑफ द स्टाइपेंड टोटल स्टाइपेंड होता है। और जब आपका पूरा प्रोजेक्ट सबमिट हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तब बचा हुआ 55% आपको मिलता है। ऑलराइट। तो मतलब ऐसे कुछ डिवाइड डिवाइड कर कर उस हिसाब से देते हम्म। हैं, बेस्ड ऑन कि कितने महीने का प्रोजेक्ट है आपका। हाँ। ऑलराइट। तो शुरुआत में हम बात कर रहे थे कि भाई हमें मतलब जब ऑर्गेनाइजेशंस अपने प्रोजेक्ट को पब्लिक कर देती है मतलब जीसॉक के थ्रू, उसके बाद हमें कंट्रीब्यूशन स्टार्ट करने होते हैं, देन हमें प्रपोजल सबमिट करना होता है। सो अब आप थोड़ा सा इन प्रपोजल वाले वर्ड पर फोकस करते हैं कि हाउ टू प्रिपेयर दैट प्रपोजल, एग्जैक्टली व्हाट वी हैव टू राइट इन इट। थोड़ा उस चीज़ के बारे में बताएंगे। तो देखिए, प्रपोजल का क्या होता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक प्रपोजल होता है। हर ऑर्गेनाइजेशन के अपने हिसाब से खुद का फॉर्मेट होता है उनके प्रपोजल का। अच्छा, वो देते हैं, ऑर्गेनाइजेशन, टेम्पलेट देते हाँ, हैं? हाँ, टेम्पलेट होते हैं उनका खुद का। ठीक है। तो मेरे ऑर्गेनाइजेशन में तो प्रपोजल लेटेक्स पे बनाना था, और उनके में अपने खुद के सेक्शंस थे कि कैसे कैसे इसमें लिखना है। ठीक है। उसमें क्या करना था कि एंड में, जैसे मेरा रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन था, तो मेरा बेसिकली आप कह सकते हैं एंड में काफ़ी रेफरेंसेस और रिसर्च पेपर की लिस्ट लग रही थी। ये चीज़ बाकी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होती है। बाकी ऑर्गेनाइजेशन में आप जाएंगे तो पुल रिक्वेस्ट या फिर उनकी डिटेल्स, कमिट्स जो आप रेस करेंगे, या कितने आपके एक्सेप्ट हो गए ऑर्गेनाइजेशन में, वो अच्छा। उसकी अलग सेक्शन होगा। तो वो वेरी करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन हाँ, उन उस फॉर्मेट को आपको फॉलो करना होगा, और उसमें आप कोशिश करिए कि आप डायग्राम या ब्लॉक डायग्राम, कुछ स्कीमेटिक डायग्राम वो समझाने का, फ्लो का, तो उसे आप ज़रूर डालिए उसमें, ताकि वो एक इम्पैक्ट बनाता है और ये भी दिखाता है कि आप पे क्लैरिटी है कि प्रोजेक्ट कैसे शुरू करना है, कैसे ख़त्म करना है। और जितना आप अच्छे से डेप्थ में अपना प्रपोजल हम्म। बनाएंगे, आप ये मत करिएगा कि आपने मतलब आपको खुद अच्छे से नहीं आता है तो आपने कुछ भी उसमें लिखा शुरुआत में, बीच का अनक्लियर सा छोड़ दिया, ये वो तो कौन ही देखेगा, और आखिर में Okay. फिर कुछ कर दिया। लेकिन वो ये नहीं देखते, उनको हर चीज़ का एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट चाहिए होता है, हर चीज़ की क्लैरिटी चाहिए होती है कि ये होगा तो कैसे होगा, किस चीज़ से इम्प्लीमेंट होगा। पूरा उनको एक टाइमलाइन चाहिए होगा कि इस तारीख तक ये हो जाएगा, उस तारीख तक ये हो जाएगा, और डेप्थ में चाहिए होता है विथ एक्सप्लेनेशन कि यही क्यों कर रहे हैं, इसका दूसरा ऑल्टरनेटिव क्यों नहीं कर रहे हैं, और इससे जो रिजल्ट आएंगे वो कैसे आएंगे, और क्या वो रिजल्ट अप टू द मार्क होगा नहीं होगा, तो वो सब आपको उसमें कवर करना होगा। तो ऑलराइट, आप कुछ मतलब भी ये उसमें हाँ लिख के नहीं छोड़ सकते कि हाँ भाई ये तो है, चैट जीपीटी ने जो लिखा वो कॉपी पेस्ट कर दिया, उससे वो नहीं होगा। आपको उसमें खुद अपना दिमाग लगाना होगा। आपको एंड टू एंड उसमें सब बताना होगा कि वो कैसे चल रहा है, वर्किंग क्या है। ऑलराइट, मतलब इसमें जब हम प्रपोजल डाल रहे हैं, जैसे आपने कहा कि इस टाइम तक ये होगा, उसके पीछे का प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट देना है। सो मतलब ये जो जब हम उस पर काम करेंगे प्रोजेक्ट पे, तब तब का हमें बताना है कि हम ये चीज़ करेंगे एंड उसके पीछे क्या हमने सोचा है, ऑल्टरनेटिव क्यों हाँ। काम नहीं कर रहा है। अच्छा, तब का बताना है। हम्म। एग्जैक्ट। हाँ। और आप पे कॉन्फिडेंस उन पे ऐसे बनेगा कि इसको सेलेक्ट क्यों करना है, क्योंकि इसने
प्रीवियसली हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे कंट्रीब्यूशंस किए हैं, तो उसके लिए आपको लिंक देने होंगे कि आपने क्या क्या किया है, या फिर आपने जो पहले बात की है उसको आप मेंशन करिए कि हमारी ये बात हुई थी, तो उसमें ये आउटकम आया था उस कन्वर्सेशन का। तो वो सब आप दिखाएंगे तो उससे कॉन्फिडेंस बनता है कि हाँ, इस कंट्रीब्यूटर में बात है, ये कर सकता है आगे प्रोजेक्ट। ऑलराइट। एंड मतलब एक जो कंट्रीब्यूटर है, मतलब जो कंट्रीब्यूट करना चाहता है, वो एक प्रोजेक्ट पर मतलब एक प्रपोजल से सबमिट करना होता है कि वो दो दो एक प्रोजेक्ट पे भी काम कर सकता है सिलेक्ट होने से पहले? नहीं, देखिए, मैं तो एडवाइस यही करूँगा कि आप एक से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन को शॉर्टलिस्ट करके रखिए, क्योंकि इसमें गारंटी नहीं है कि वो ऑर्गेनाइजेशन आएगी ही आएगी। ठीक है? तो आप एक से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऑप्टिमली 2 को आप शॉर्टलिस्ट करके रखिए और दोनों में अपना टाइम दीजिए। और जब रिज़ल्ट आ जाता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन आ रही है, तो फिर सिर्फ़ उसी पे करिए जिस पे आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो। ऑलराइट। अच्छा, मेरा पूछने का तरीका ये था कि मतलब कि मैं जैसे कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, अब ऑर्गेनाइजेशंस की लिस्ट आ गई है कि कौन-कौन सी है उसमें, एंड मैं उसमें किसी एक की जगह मैं किसी 2 ऑर्गेनाइजेशंस के या फिर एक ही ऑर्गेनाइजेशन के 2 प्रोजेक्ट के लिए प्रपोज़ल भेज सकता हूँ? या फिर एक ही के लिए भेज सकते हैं हम बस? नहीं, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, मुझे एग्ज़ैक्टली याद नहीं आ रहा है, लेकिन हम शायद 1 से ज़्यादा प्रपोज़ल डाल सकते हैं, 2 या 3 डाल सकते हैं, मुझे एग्ज़ैक्टली याद नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपके दोनों प्रपोज़ल एक्सेप्ट हो जाते हैं, तो उसमें एक प्रेफ़रेंस ऑर्डर होती है, जिस हिसाब से आपने डाला होता है, या फिर वो अपडेट हुआ होगा, मुझे उतने ध्यान से याद नहीं है। तो उसमें आपको कंट्रीब्यूट करना होगा। अगर आप दोनों में सेलेक्ट हुए हैं, तो आप दोनों में स कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं प्रोजेक्ट के समय। आपको उनमें से एक ही में चूज़ किया जाएगा, उसमें आप कंट्रीब्यूट करेंगे। ऑलराइट। सो अब थोड़े से आपको मतलब अगर हमें मिथ्स की बात करनी हो, जीसॉक से रिलेटेड कुछ मिथ्स जो स्टूडेंट के माइंड में रहते हैं, सो वो क्या हो सकते हैं? जीसॉक्स से रिलेटेड मिथ ये होता है कि सिर्फ़ आईआईटीएन कर सकते हैं, तो ये तो एक मिथ है, ठीक है? इसमें आप टियर 1 के हों, टियर 3 से हों, उनको मतलब नहीं है। उनको चाहिए कि आप पे स्किल सेट हो, खेल लो, आप एग्ज़ैक्ट। हाँ, स्किल हो और आप टाइम दे सकते हैं, ठीक है? टाइम देना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं कि मैं 3 घंटा करूँगा, हो जाएगा, तो वो आप ऑप्टिमल सोच रहे हैं, ठीक है? कि कोई दिक्कत नहीं आएगी बीच में। लेकिन ऐसा होता नहीं है प्रोजेक्ट पता नहीं। बनाने में। आप एक पार्ट उठाएँगे प्रोजेक्ट का, उसमें 10 चीज़ें आएँगी, अटक जाएँगे आप। फिर अरे यार, नहीं होगा ये, तो फिर गया वो तो। आपको ये सब बिल्कुल। पहले से ही सोच के चलना होता है, प्रपोज़ल में भी उसमें टाइम लिखना होता है कि मान लीजिए कुछ गड़बड़ हो गई, तो उसके लिए आपको 1 या 2 हफ्ते का बफर लेके चलना होगा टाइमलाइन में। तो ये आप एक एडवाइस भी मान सकते हैं प्लान करते हुए। और मिथ्स तो काफ़ी लोगों के होते हैं कि सिर्फ़ टियर 1 के ही लोग कर सकते हैं, वही कर सकते हैं जो डेवलपमेंट करते हैं, ऐसा नहीं है। डीएसए वाले भी कर सकते हैं इसको, लेकिन आपको थोड़ा मतलब जो डेव टूल्स होते हैं, उनमें थोड़ा आपको नॉलेज रखनी होगी, तभी आपका थोड़ा एडवांसमेंट उसमें होगा कि चीज़ें चल कैसे रही हैं यहाँ पे। और कुछ लोगों का कुछ अजीब ही मिथ्स होते हैं, तो वो सब मैं बोलूँगा ये सब मत करो। भाई, अगर तुम्हें कुछ क्लियर नहीं है, तो जाके जीसॉक की वेबसाइट पे खुद पढ़ लो जाके गाइडलाइंस में, वो सब क्लियर रहता है, ठीक है? अगर कोई ये सोच रहा है कि इसमें किसी पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर देख के सेलेक्ट करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि लड़कियों को ज़्यादा सेलेक्ट कर रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है। कि इस देश के लोगों को ज़्यादा सेलेक्ट कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। अगर आपके प्रपोज़ल में दम है, तो आप सेलेक्ट हो जाएँगे। ऑलराइट। एंड जो रोहन हमसे बात कर रहे हैं कि टाइम वाली बात, आई थिंक दैट्स व्हाई मतलब जीसॉक जो है वो मई में होता है, क्योंकि उस टाइम पर समर ब्रेक वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं कॉलेजेस में। हाँ, हाँ। हाँ, तो काफ़ी मतलब आपके लिए ईज़ी रहता है, मतलब 1.5 मंथ्स और जो 3 मंथ वाला है, वो तो आपके समर ब्रेक्स वाले टाइम में ही आ रहा है। हाँ, तो इस वजह से आपको मतलब उस हिसाब से उस सोच को रखना चाहिए। ये नहीं है कि 2 और 3 घंटे आप मान के चलिए, एंड वो बफर वाली एडवाइस काफ़ी सही थी कि हमें पहले से ही प्लान आउट करना चाहिए। कि डेफ़िनेटली कोई ना कोई वो तो मतलब कॉमन सेंस है एकदम कि मतलब डेफ़िनेटली कहीं न कहीं तो अटकेंगे ही। डेफ़िनेटली, क्योंकि वो कोड बेस बहुत बड़ा है एंड सब एकदम रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स हैं। तो उस चीज़ को भी हमें मानकर रखना चाहिए।
तो आपने हाँ, अपने टाइम पर कौन से प्रोजेक्ट पे काम किया था, कितने टाइमलाइन का प्रोजेक्ट था, क्या था प्रोजेक्ट में? मैं मेरे टाइम पे जब मैंने 2024 में गूगल समर ऑफ कोड क्रैक किया था, तो उस समय मेरे दिमाग में दो ऑर्गेनाइजेशंस थे। पहला ऑर्गेनाइजेशन था रेड हैंड लैब, जिसमें मैंने जी सॉक किया है, और दूसरा था एमएल फॉर साइंस। एमएल फॉर साइंस बेसिकली एक क्लस्टर है छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस का, छोटी छोटी यूनिवर्सिटीज़ का, जिनमें हर यूनिवर्सिटी अपने खुद के कुछ प्रोजेक्ट्स देती है, और उस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर उस प्रोजेक्ट के मेंटर होते हैं। तो उसमें मैंने देखा था कि जिन प्रोजेक्ट्स पे मेरा इंटरेस्ट था काम करने का, जो एमएल रिलेटेड प्रोजेक्ट्स थे, उनमें काफ़ी कम्युनिकेशन गैप था मेंटर्स के साथ। तो ओके। इन दी एंड फिर मैं उसमें आगे प्रोसीड नहीं करा, क्योंकि मुझे कोई इनपुट नहीं मिल रहा था मेंटर से। ऑन दी अदर हैंड मुझे रेड हैंड लैब से तब तक इनपुट मिलने लगा था कि मेरे जो अप्रोचेज़ हैं, मेरा जो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है, वो उनको अच्छा लग रहा था, और आगे वो फीडबैक भी दे रहे थे कि इसमें ये ऐड कर सकते हैं। तो मैंने उसी में फिर कंट्रीब्यूट किया, और वो एक 3 महीने का प्रोजेक्ट था, जो मिड साइज़ प्रोजेक्ट होता है, और वो मैं 3 महीने तक किया था, और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा था, क्योंकि मेरे 3 मेंटर थे उस प्रोजेक्ट में, 1 यूएस से थे और 2 ब्राज़ील से थे। तो मेरी मीटिंग होती थी वीकली, और उसमें हम डिस्कस करते थे कि क्या-क्या चैलेंजेस आए, कैसे सॉल्व किया, और आगे कैसे और अच्छा कर सकते हैं इसको। ऑलराइट। तो मतलब इस तरीके से था। तो मतलब आपने वो जो दूसरे वाले जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप सोच रहे थे एमएलए वाले में, तो उसका आपने फिर प्रपोजल भी नहीं भेजा था मतलब? नहीं, नहीं, उसमें बेसिकली जो मेरा प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट था, उसमें एक उन्हीं की गाइडलाइंस थी बेसिकली, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि जो एमएल फॉर साइंस में एक प्रोजेक्ट था, उसमें क्या करना था कि एस्ट्रोनॉमिकल डेटा होता है, ठीक है? लेकिन जो एस्ट्रोनॉमिकल डेटा हमारे पास कलेक्ट होता है, वो बहुत कम काइंड ऑफ रेंज का होता है, ठीक है? काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं उस डेटा में, लेकिन जो रियल वर्ल्ड, रियल गैलेक्सी से डेटा मिलता है, वो काफ़ी कम ही डाइवर्सिटी का हम रिकॉर्ड कर पाते हैं। काफ़ी चीज़ रिकॉर्ड करने का, या वो जो हो रही हैं, उसे डिटेक्ट करने की कैपेबिलिटी अभी नहीं है हमारे पास। तो उसमें था कि आपको एक बार आर्टिफिशियली इस मैथमेटिकल इक्वेशन का यूज़ करके, वो आर्टिफिशियली सिंथेटिक डेटा जनरेट करके एक बार आप टेस्ट करके देखिए, उसके बाद आप आगे चालू करिएगा कंट्रीब्यूट करने के लिए। तो ऐसा समझ सकते हैं, कुछ सेटअप एनवायरनमेंट टाइप ही था वो। लेकिन वो करने में जो गाइडलाइंस थी, उसमें एक ब्रोकन लिंक थी जो पैकेज की, जो अब डिप्रिकेट हो गई थी। तो वो वहीं से आगे मैं बढ़ ही नहीं पाया, क्योंकि वहाँ से इनपुट भी नहीं मिल रहा था कि इसका अल्टरनेटिव क्या करना है। जो सिंथेटिक डेटा जनरेट करेंगे, जो ब्रोकन लिंक है, क्या करना है इसका। तो उसमें मैंने टाइम ज़्यादा ना गवाते हुए मैं शिफ्ट कर गया रनिंग लैब पे, और वहाँ से मुझे इनपुट भी मिल गया था मेंटर से। ऑलराइट। सो मतलब आपने जीसॉक के अलावा और कहीं भी कोई कंट्रीब्यूट करा है किसी ओपन सोर्स में? और बेसिकली ओपन सोर्स में तो सबसे अच्छा बिगिनर फ्रेंडली होता है हैकटूबर फेस्ट, में कहूँगा। वहाँ पे आपको पता लगता है कि गिट काम कैसे करता है, गिटहब में पुल रिक्वेस्ट कैसे जाते हैं, और ये सब मामला कैसे होता क्या है, मर्ज कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, आपको पता लगेगा, है ना? तो ये सब काम कैसे करता है, ये सब हैकटूबर फेस्ट में पता लगेगा। ये किस उसके टाइम पर कुछ होता है? हैकटूबर फेस्ट अक्टूबर में होता है। ओके। तो वो अगर आप एक्सपीरियंस कर लेंगे, तो आपको फिर कुछ महीनों बाद ही जी सॉक आता है, तो वहाँ से आपकी लर्निंग और बढ़ सकती है। ऑलराइट। तो जैसे अभी आप आपकी जर्नी के बारे में बता रहे थे कि कैसे आपने प्रोजेक्ट्स पर काम किया और क्या-क्या चीज़ें करी। सो एनीथिंग जो आपको ऐसा लगता है कि मैंने ये मिस्टेक उस टाइम पर कर दी जीसॉक में, एंड मुझे अगर चांस मिले तो मैं उस मिस्टेक को इम्प्रूव करना चाहूँगा? बेसिकली मैंने मिस्टेक की थी अपने 2023 वाले अटेम्प्ट में, जिसको मैंने खुद 2024 में सुधार लिया। मिस्टेक यही थी कि मैं एक ही ऑर्गेनाइजेशन पे ज़रूरत से ज़्यादा टाइम दे बैठा था, जहाँ से मुझे कोई फीडबैक भी नहीं मिल रहा था, और आगे मैं कंट्रीब्यूट भी नहीं कर पा रहा था। तो मैं यही बोलूँगा कि आप ज़रूरत से ज़्यादा टाइम ना दें, अपने हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करें जो आपको फीडबैक भी दे, और आगे आप उसमें पीआर और कंट्रीब्यूशन करते रहें। ऑलराइट। एंड जो आपने इस बार कंट्रीब्यूट किया था 2024 में, जिसका आपने प्रपोज़ल सेंड करा था, सो उसमें आपने प्रपोज़ल सेंड करने से पहले-पहले तक
तो उसमें आपने कितने मतलब वो मतलब कितने टास्क मतलब या उसमें पीआर कहते हैं, इश्यूज कहते हैं, वो कितने करे होंगे आपने कमिट वगैरह? देखिए, मेरी एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन थी, तो उसमें इश्यूज़-विश्यूज़ नहीं थे। उसमें बेसिकली आपको प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट दिखाना होता है कि जो प्रोजेक्ट बनाना है, आप उसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, आपकी अप्रोच कैसी होगी, आपने किन-किन रिसर्च आर्टिकल का यूज़ किया है उस प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट को बनाने में। तो वो मेरी बात बहुत लंबी-लंबी हुई थी मेल पे ही हुई थी, जो मेंटर्स थे, और उनसे फीडबैक भी मुझे काफ़ी आया था। तो उसी को मेंशन करना होता था हमारे प्रपोज़ल में। ऑलराइट, मतलब इट्स रिसर्च थी ऑर्गेनाइजेशन, तो हमें बेसिकली वही सारी चीजें बतानी होती थी, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट क्या है, किस बेसिस पे बता रहे हो। बतानी तो मैं बोलूँगा नहीं होती थी, हमको उसमें बना के दिखाना ही होता था बेसिकली। तो मैंने काफ़ी बनाया है उसमें, मॉडल ट्रेन किया है, मॉडल ऑप्टिमाइज़ किया है, चैट इंटरफ़ेस दिखाया था। तो ये सब आपको दिखाना पहले से ही होता है, ताकि उनको कॉन्फिडेंस आए, क्योंकि जब आप प्रोजेक्ट आपका चालू होता है, तो प्रोजेक्ट असलियत में उससे और बढ़ के होता है, ठीक है? वो ऊपर-ऊपर से होता है जो लिखा रहता है वेबसाइट पे। एंड में अगर आप उसको एंड में नहीं, मतलब आप जब चालू करेंगे, तो मेंटर आपको डेप्थ में बताते हैं कि ये प्रोजेक्ट है क्या? क्योंकि जो लिखा रहता है वो हाई लेवल लिखा रहता है, वो ज़्यादा एक्सप्लेनेशन वहाँ नहीं दे सकते, वो लिमिटेड रहता है। जब आपको मेंटर बैठा के डेप्थ में बताएँगे कि ये प्रोजेक्ट करेगा क्या, इसकी क्या फीचर्स होंगे, कैपेबिलिटीज़ होंगे, तो आपको पता लगता है कि हाँ, ये काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है। इसमें अच्छे से 3 महीना डिवोट करना होगा, और जो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है वो तो काफ़ी ही बिगिनर फ्रेंडली हो जाता है फिर। आपको तब रियलाइज़ होता है। ऑलराइट। लेकिन वही प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट ज़रूरी होता है उस समय, ताकि मेंटर को विश्वास हो कि हाँ, ये कर सकता है। एग्जैक्टली, मतलब उस उनके ट्रस्ट के लिए जरूरी होता है, ताकि उन्हें एटलीस्ट ट्रस्ट हो जाए कि हाँ भाई ये बंदा कर सकता है, इन्होंने ये सारी चीजें इसने बिल्कुल प्रूफ के साथ हमें बताई है या फिर बनाकर दिखाई है। हुँ। ऑलराइट, सो गाइस अभी तक हमने सारी चीज़ों को कवर अप करा है, बीट की जीसॉक क्या होता है, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कि नहीं होते, क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या स्टाइपेंड होता है, कैसे प्रोजेक्ट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस को सिलेक्ट करना चाहिए। एट लास्ट रोहन, आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को जो कि फर्स्ट टाइम जीसॉक में पार्ट लेने का सोच रहे हैं? तो उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? मैं यही एडवाइस देना चाहूँगा कि फर्स्ट मूवर एडवांटेज हमेशा काम आएगा आपके, और दिल से कंट्रीब्यूट करें। ज़रूरी नहीं है कंट्रीब्यूट करना, अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप मत करिएगा, बाद में आप रिग्रेट करेंगे। तो जिन्हें अच्छा लगता है वही करें। अगर सेलेक्ट नहीं भी होते हैं तो कोई बात नहीं, आपने काफ़ी लर्निंग ली है, और इसके अलावा भी काफ़ी प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनमें आप कर सकते हैं, जैसे कि एक C4GT होता है, वो भी ऑर्गेनाइज़ होता है अब हर साल, उसमें भी स्टाइपेंड 1 लाख का मिलता है, तो आप उसमें भी कर सकते हैं, वो भी ओपन सोर्स होता है। ऐसे काफ़ी और ऑर्गेनाइज़ेशंस होते हैं, जिनमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगर नहीं होता है तो कोई बात नहीं, आप पे एक्सपीरियंस आता है, आपको नॉलेज आती है जो अगले साल आपको काम आ सकती है। ऑलराइट, तो आई गेस कि वी हैव रैप्ड अप, मतलब हमने सारी चीज़ों को कवर कर लिया एग्जैक्टली। जितने पॉइंट्स एज अ बिगिनर आपके दिमाग में आ सकते थे, मैंने हर चीज़ को कवर अप करने की कोशिश करी है। फिर भी इफ़ यू हैव एनी डाउट, फील फ्री टू मेंशन देम इन द कमेंट सेक्शन। तो थैंक यू सो मच रोहन फॉर कमिंग हियर, आई एम ग्लैड टू हैव यू ऑन माय चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक तो गाइज आज के लिए इतना ही रखते हैं सेशन को, ऐसे और पॉडकास्ट सेशन वगैरह आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। तो जब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब यार कर देना, एंड अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर कर देना जिनको ऐसे ही मतलब ओपन सोर्स में टेक इंडस्ट्री में इंटरेस्ट हो। तो दैट्स इट फॉर टुडे वीडियो, बाय गाइज।